भाई उधर देखो उधर। और अगर सभी कुछ अच्छा है तो फिर ये रोज रुपया डॉलर की तुलना में क्यों गिरता चला जा रहा है? आज सुना है 97 के पार चला गया है। और युद्ध युद्ध युद्ध, इसको युद्ध के पीछे अर्थव्यवस्था के फेलियर को हम नहीं छुपा सकते हैं। क्या युद्ध से पहले 50 रुपए में डॉलर मिल रहा था? क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट लगातार नेगेटिव क्यों हो रहा है? क्या वो पहले पॉजिटिव था? क्या चीन से हमारा 2014 के बाद कितने गुना इंपोर्ट बढ़ा है? कोई बताएगा? पूरे देश, क्या पूरा विश्व मान रहा है कि आर्थिक संकट आ रहा है, लेकिन बीजेपी और बीजेपी के प्रवक्ता लोग नहीं मानने को तैयार हैं। उनको आज भी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी। युद्ध हो रहा था उस समय पर मोदी जी केरल से चेन्नई, चेन्नई से केरल, केरल से फिर वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से असम, सब चल रहा था। क्या उस समय पर कोई एनालिसिस था इनका? क्या सरकार की कोई मीटिंग हुई? क्या पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हमारे पास कितने भंडार हैं, कितने नहीं है? दुर्भाग्य यह है कि राहुल जी ने आज जो कहा है कि 2014 के बाद से जिस तरह से अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठाया है इन्होंने, उसके अब रिजल्ट आने शुरू हो गए। क्या बात कर रहे हैं बाबा? युद्ध में हमारी भागीदारी नहीं, लेकिन हमने कहीं ना कहीं ईरान से नेगेटिव किया, कहीं ना कहीं हम इजराइल के पक्ष में खड़े हुए नजर आए। यह विदेश नीति की पूरी तरह से फेलियर था। बार बार कहने से विपक्ष जो है सुझाव दे, विपक्ष तो पहले से कहता आ रहा है। क्या 2 साल में गोल्ड कितना हिंदुस्तान में आया, जो 2 लाख के पार चला गया, तब सरकार सो रही थी? क्या जिस समय पर चांदी के रेट 4 लाख से ऊपर चले गए, क्या सरकार ने कोई कदम लिया था? मैं समझता हूं टोकनिज्म करना, हेडलाइंस मैनेजमेंट करना, इससे देश नहीं चलता है। आज जो हालत है, इन्होंने कहा कि राहुल गांधी, दुर्भाग्य है देश का कि राहुल गांधी एलओपी हैं। मैं कहूंगा दुर्भाग्य है कि ऐसी बोगस सरकार है और देश के प्रधानमंत्री देश को सच नहीं बताते हैं। देश के प्रधानमंत्री आज भी विश्व गुरु की छवि को लेकर जी रहे हैं। 43 लाख करोड़ रुपया 21 बार में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है इन्होंने। क्या ये विपक्ष ने कहा था कि आप बढ़ा दीजिए? राज्यों के जो विपक्षी राज्य हैं उनके आप पैसे देते नहीं है। 6 बजे मोदी जी ने भाषण दिया कि साहब वो कारपूल कर लीजिए, पेट्रोल कम यूज कीजिए, और 9 बजे अपना पूरा काफिला लेकर और पूरी तरह से रोड शो करने शुरू कर दीजिए, जिसमें 200, 250, 300 गाड़ियां थी। दुर्भाग्य यह है कि टोकनिज्म पर आप चल रहे हैं। अमेरिका डंडा लेकर आपको हाँक रहा है। क्या जो रशिया से तेल की बात है, 1 महीने की कभी अमेरिका वो छूट दे देता है, फिर 1 महीने की दे देता है। हम कुछ बोलते हैं, हम केवल एप्स्टीन फाइल्स और अडानी के केस को बचाने के लिए कॉम्प्रोमाइज हुए, और उसी के तहत हमने अमेरिका से जो डील की, उसमें तो अभी बाकी आप दिक्कतें आएंगी। किसानों के सारे हित अमेरिका को मोदी साहब ने गिरवी कर दिए। डाटा, पूरा डाटा दे दिया है। हाँ। आज जिस तरह की हालत है, 30 से 40 लाख करोड़ का जो शेयर मार्केट में नुकसान हुआ है, मोदी जी ने तो 2024 में दुनिया को शेयर खरीदवा दिए थे। क्या यह काम भी देश के प्रधानमंत्री का था? डिसइन्वेस्टमेंट की बात कि कितना करेंसी फ्लाई हुआ है, अप्रैल में 1.25 लाख करोड़ हुआ है मोदी जी की अपील से पहले। क्या सरकार ने कोई करेक्टिव मेजर लिया था? आईपीएल बंद करवा दो ना भाई, आईपीएल चल रहा है, उसमें तो डॉलर्स में पेमेंट हो रही है, बंद करवा दो उसको। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तुम्हें शर्म है कुछ? आपने केरला 30 बताया, ये नहीं बताया उस पर 1 रुपया एडिशनल सेल्स टैक्स, 1% सेस और 2 रुपए सोशल सिक्योरिटी सेस है। कर्नाटका में 29%, गुजरात में 13.7%, यूपी में 19.36%, दिल्ली में 19.4% और महाराष्ट्र में 25%। तो मैं तो कहूंगा राहुल गांधी सबसे पहले अपील करिए, जितने कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां पे कम से कम व्याज कम हो। रुक, तेरे को बताते। हमारी सरकार थी, $140 बैरल पे पहुंच गया था और रेट थे 63 और 57 रुपए। आज 102 पर है और रेट पिछले 5 दिन में 3 बार बढ़े हैं। इसके जवाब भी कांग्रेस देगी। आंध्र प्रदेश में आज सबसे ज्यादा रेट है। मैं राज्यों की तुलना नहीं करना चाहता हूं। कारण क्या है कि ये केवल पेट्रोल डीजल के प्राइस तक नहीं है। अरविंद सुब्रमण्यम ने जो कहा है, आर्थिक सलाहकार, मैं फिर कर लूंगा। अरे भाई मैं कर लूंगा, फैक्ट चेक भी कर लूंगा, मैं फिर फैक्ट चेक कर लूंगा। रुक जाइए, ये रोजी रोटी का सवाल होने वाला है, ये जीवन यापन का सवाल होने वाला है। बात तो सही है। अगर एलओपी को चिंता है तो जीएसटी की जो रेजीम है उसमें ले आइए। सारे जितने प्रदेश हैं कांग्रेस शासित राज्य, कह दीजिए
कि ठीक है जीएसटी में रहेगा पेट्रोल डीजल, जनता को राहत, हमने 10 रुपए कटौती करके दी है एक्साइज ड्यूटी में। कुछ तो आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। छोटा सा जवाब, वैसे ही तेजी से बोलिएगा। नकारात्मक राजनीति करने से काम नहीं चलेगा। 21 राज्यों में आपकी सरकार है, आपको एलओपी की कहां जरूरत है? आप ले आइए ना। जिस समय पर दूध, छाछ और लस्सी पर और पेंसिल और इस कागज के ऊपर और हर चीज के ऊपर आपने टैक्स लगाया था, जीएसटी, उस समय विपक्ष से पूछकर लगाया था क्या? क्या विपक्ष के लोगों ने कहा था कि आप टैक्स लगा दीजिए? जीएसटी जो है संशोधन सिंपल मेजॉरिटी से नहीं होता अंजना जी। इनको आर्टिकल 279A है, संविधान का पढ़ना चाहिए। 75% कंसेंट चाहिए होती है, जिसमें 33.33% सेंटर के पास और 67% करीब स्टेट्स के पास पावर है वोट की। तीसरी बात, पेट्रोल के प्राइसेस यूपीए के समय में कैसे बढ़ते थे मैं आपको बता दूं। 2008 में 15 रुपए बढ़ गए थे, करीब 40% बढ़ा दिए थे। 2011 में 13 रुपए बढ़ा दिए थे। पेट्रोल जो इनको मिला है और 10 साल इनकी सरकार रही है, 120% पेट्रोल के दाम बढ़े थे 10 साल में। यहां पे आके ज्ञानवर्धन करते हैं हम सबका। अरे कम से कम आंकड़ों के साथ तो सही हुई है। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। Every decision of the council is to be taken by a majority of not less than 3/4 of the weighted votes, not total votes. Weighted votes है। वेटेड में 33.5%, 1/3 सेंट्रल गवर्नमेंट का है। वेटेड वोट्स के आने के बाद टोटल का 75% नहीं चाहिए। अब मैं बताता हूं, प्रभु बता रहा हूं ना यार, मैं मैक्सिमम मेजर स्टेट्स में आपकी अरे प्रभु सुन तो लो भाई, मैक्सिमम मेजर स्टेट्स में जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पर आपकी सरकारें हैं। और आज से नहीं है, 2014, 15, 16, 17 से। मैंने पढ़ के सेंटेंस सुना दिया, कहोगे तो रिसर्च करके दे दूंगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अगर ये सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है अंजना जी, तो अप्रैल में 1.25 लाख करोड़ रुपया हमारे शेयर मार्केट से क्यों निकल गया? पहला सवाल। यार एक मिनट देखिए अंजना जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, इनको शांत कीजिए। अंजना जी प्लीज बंद कीजिए। गौरव जी सारे जितने फैसले अंजना जी गलत बात है। गौरव जी आपको इसके बाद चांस मिलेगा, अब आवाज नीचे कर दीजिए। मैं कंसेंसस से शुरू कर देता हूं। जिस दिन आपने बच्चों की कागज और पेंसिल पर और दूध और दही पर लगाया था, किससे कंसेंसस बनाया था? मत बोलिए। अब वापस आता हूं वापस में। अगर बहुत कुछ अच्छा है, भारत ने सब कुछ अच्छा मैनेज किया है। हमारी जो चौथी अर्थव्यवस्था होनी थी 2018 में, वो 2024 में हुई और हम चौथी से खिसक कर छठी पे वापस चले गए। मोदी जी हैं तो मुमकिन है, क्या ये सच नहीं है? दूसरी चीज, लगातार हमारा वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो हमारी करेंसी का शेयर हो, वो लगातार 2014 के बाद गिर क्यों रहा है? सीधी सीधी बात, अगर बहुत अच्छी इकोनॉमी चल रही है तो हमारा शेयर बाजार धड़ाम क्यों है? ये बता दीजिए मुझे जरा। पड़ोसी देशों की करेंसी, श्रीलंका, बांग्लादेश, वो हमसे कम गिर रही हैं, हम ज्यादा क्यों गिर रहे हैं? इसका जवाब दे दीजिए। तो लेने के देने पड़ गए। इसके बाद सीधा जवाब मेरा आप दे दीजिए कि अडानी सुना $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं यूएस में। क्या वो रुपए में करेंगे या डॉलर में करेंगे? और उनको किसने परमिशन दी है? भाई एक सवाल का जवाब नहीं है। 2017 के बाद 1 मीट्रिक टन का भी स्टोरेज आपने क्रूड ऑयल का नहीं बढ़ाया है। एक रिफाइनरी बन के तैयार हुई थी, मोदी जी के होर्डिंग लगे, मोदी जी का प्रचार प्रसार होना था, उसमें आग लग गई। अब ये किसका दुर्भाग्य है, ये भी जरा सोच लीजिए। दुर्भाग्य यह है कि ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बोगस है, प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है, अडानी के पीछे छुप रहे हैं, अडानी के केसेस की वजह से गलत डील की अमेरिका से, और यहां पर डंका पीट रहे हैं। हमारा पूरा 10 साल का जो एवरेज रहा वो 100 से ऊपर रहा। क्या ये सच बात नहीं है? हमने उसके बावजूद कंट्रोल किया। हमने जब गैस के प्राइसेस टॉप में थे, हमने 412 रुपए में सिलेंडर दिया। आज कितने में है? लगभग 1100 जी। अब मुझे मेरा समय मिल जाएगा, वरना समय आंकड़ों के ऊपर जो आईएमएफ कहता है कि हिंदुस्तान के जो आईएमएफ कहता है कि हमारे आंकड़े सी कैटेगरी के हैं। हम इसीलिए क्योंकि हम बार बार झूठ बोलते हैं। मैंने 10 सवाल पूछे, अगर इतना अच्छा सब कुछ था है तो फिर ये करेंसी फ्लाई क्यों है? फिर ये प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं? फिर ये शेयर मार्केट धड़ाम क्यों है? तमाम चीजें सामने हैं, उसका एक जवाब नहीं। अंतिम बात कहना चाहूंगा कि वर्क फ्रॉम होम की बात की गई। ये देश की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। 3 से 4% बल्कि 2% लोग ऐसे हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। क्या ड्राइवर वर्क फ्रॉम होम कर सकता है?
क्या इंडस्ट्री वाला कर सकता है? क्या एग्रीकल्चर वाला कर सकता है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर का, कंस्ट्रक्शन का लेबर कर सकता है? मुझे लगता है कि सोचना चाहिए कि वर्क फ्रॉम होम कितने लोग कर सकते हैं और उसमें से कितने करेंगे। ये बहुत बड़ा आंख में धूल झोंको, अपनी नाकामी को देश की जनता के ऊपर डाल दो। तुम्हें मालूम नहीं हम कौन है? बेशर्मो, शर्म करो शर्म। आप याद करिए कांग्रेस की सरकार में क्या कहा जाता था। मनमोहन सिंह जी कहते थे पैसे पेड़ों पे नहीं लगते हैं। जब 1000 रुपए का सिलेंडर हुआ गैस का, तो रेणुका चौधरी ने कहा ओ गरीब क्या मतलब 1000 रुपए का सिलेंडर नहीं ले सकता। पुरानी सरकार बीच में मत बोलिए अंजना जी, अब आप चुप कराइए, बताओ चौथे प्लीज चुप कराइए इन्हें, छठे पर प्लीज चुप कराइए इनको। ये क्या बदहजमी है? बताइए जरा, क्यों बीच में बोल रहे हैं? 30 लाख पासपोर्ट बीच में बोल रहे हैं? 30 लाख। सुनिए, पूरे विश्व में क्या महंगाई है और यहां महंगाई दर क्या है, इस पे कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ नहीं बोले। दूसरा, पूरे विश्व में तेल की कीमतें कितनी बढ़ी हैं पिछले 75 दिनों में और भारत में कितनी बढ़ी है। तीसरा, आपने दिखाया एनडीए में तेल के दाम कितने बढ़ाए गए और यूपीए में कितने बढ़ाए गए। तीनों आंकड़े दिखाते हैं मोदी जी का मजबूत नेतृत्व और कैसे भारत ने मजबूती से इस संकट का सामना किया है। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। शपथ ग्रहण हुआ अभी केरल में, बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूं नीरज जी। केरल में शपथ ग्रहण हुआ, बताते हैं कि भाड़े की गाड़ियां राहुल गांधी के साथ चल रही थी, लेकिन क्यों चल रही थी? राहुल गांधी की भाड़े की गाड़ियां दिख गई, लेकिन सोमनाथ में जो 3 रैलियां हुई उसमें गुजरात के रोडवेज की बसें लगा दी आप लोगों ने। वो तो उसका तो भाड़ा दिया नहीं गया आप लोगों से। वो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी वाले पैसे मांग रहे हैं कि मोदी जी के रैली के लिए जो हमारी सरकारी बसें गई उनका पैसा दे दीजिए। आरोप लगाना आसान है, मैं फिर कहूंगा जीएसटी में सिंपल मेजोरिटी के साथ फैसला होता है। 33% वोटिंग केंद्र सरकार की है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था तो अमेरिका ने हमें 1 महीने की छूट क्यों दी? और सुना है 2 दिन पहले 1 महीने की छूट बढ़ा दिए। ये छूट पहले बंद किया गया, फिर छूट क्यों दी गई? इसका कोई जवाब देगा इस देश के अंदर? ये नंबर्स बता रहे हैं कि डिप नहीं है, लेकिन गौरव भाटिया जी इस बात का जवाब दीजिए, ये डिप ये दिख रहा है कि इंक्रीज है रशिया से ऑयल में, लेकिन ये जो अमेरिका बार बार कहता है कि हम ये बढ़ा रहे हैं अवधि, हम ढील और ज्यादा दे रहे हैं खरीदने के लिए रशिया से, इसका क्या अर्थ है? इस पर भारत सरकार का क्या स्टैंड है और वो कौन होता है हमें ढील देने वाला? गुड क्वेश्चन। भारत वो करेगा जो भारत के हित में होगा और नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति है जिसको पूरा विश्व आज मानता है एक नेतृत्व के तौर पे। इसलिए कांग्रेस को जलन होती है। अरुण जी को दिखाई। अरुण कुमार जी, 2 बातें जो आलोक जी कह रहे हैं उस पर मैं आपका रिस्पॉन्स चाहती हूं। वो कह रहे हैं कि ये ग्रेटर इकोनॉमिक फेलियर है और इसको युद्ध के पीछे छिपाइए मत। क्या आप इस बात से सहमत हैं या असहमत हैं? देखिए, मेरा मानना है कि ये एक सप्लाई शॉक है और ये सप्लाई शॉक आया है एक पहले के शॉक से। पहले जो था वो टैरिफ का शॉक था, उसकी वजह से अर्थव्यवस्था और बिगड़ गई थी। उसके पहले यूक्रेन का शॉक था, उसके पहले पैंडेमिक का शॉक था, उसके पहले जीएसटी का था, उसके पहले नोटबंदी का। तो अर्थव्यवस्था 2016 के बाद कई सारे शॉक से डील कर रही थी, इसलिए काफी जो एक परेशानी के दौर से अर्थव्यवस्था गुजर रही थी। तो अभी ये इतना बड़ा झटका है क्योंकि सप्लाई शॉक सिर्फ एनर्जी का ही नहीं है। 20% जो दुनिया की एनर्जी है वो वहां से स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आती है, वो रुक गई तो हमारे ऊपर तो असर पड़ेगा, क्योंकि हम तो 90% क्रूड वहां से मंगवाते हैं और हमारी गैस 60% वहां से आती है, तो हमारे ऊपर असर पड़ा। हमारे पास क्रूड कम आया, तो जो मार्च के महीने में 60% कम आया और अप्रैल के महीने में 10% कम आया। तो इसका मतलब है कि कमी तो होगी। जब हम लोग अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन 30% बढ़ाते हैं, जब एक संवेदनशील सरकार कहती है कि भाई 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी में हम कटौती करेंगे, जब हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स 690 बिलियन यूएस डॉलर्स के हैं, महंगाई सबसे ज्यादा जो बढ़ी है वो हमारा देश नहीं है, सबसे कम बढ़ी है। साथ में मैंने तेल की कीमतें जो सबसे कम बढ़ी है हमारे देश में बढ़ी है। मैं अरुण कुमार जी आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कोई अच्छी बात लगती है कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, नरेंद्र मोदी जी ने ठोस कदम लिए? क्योंकि आपने बुराइयां काफी बताई। देश संकट में है। जरा भारत के लोगों को 3 अच्छे काम भी बताइए, भारत कहां अच्छा खड़ा है। हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी है ये भी उत्तर दे दो। 45 दिन से 60 दिन, 45 दिन गैस की और 60 दिन कच्चे तेल की आज भी है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 2 जहाज हमारे अभी कुछ समय पहले ही आए, इससे पहले भी आए जब बाकी देशों के रोक दिए गए थे। क्या ये अच्छाइयां आपको दिखाई देती है अरुण जी? अभी पता चले।
देखिए, आप जैसे कह रहे हैं तो पहले 10 जहाज रोज आते थे, यानी कि 75 दिन में 750 जहाज आने चाहिए थे, और अभी मुश्किल से 15-20 मैंने जहाज आए। अच्छाइयत 3 पूछी थी अरुण जी। नहीं, देखिए, आपने जो फैक्ट्स दिए हैं उसको ही पहले देख लें। आप कह रहे हैं कि जो आ रहे हैं वहां से जहाज, मैं ये नहीं कह रहा नहीं आ रहे हैं, पर 750 जहाज जो निकल के आने चाहिए थे तो 10 ही जहाज 15 जहाज निकल के आए हैं। हम रोज गिनते हैं कि कितना एक आज आ गया, एक आज गया, पहले तो नहीं गिनते थे। और उसकी वजह यह है कि आपके जो कॉमर्स मिनिस्ट्री का डेटा है वो दिखा रहा है कि अप्रैल में 10% कम आया क्रूड, और जो मार्च में वो करीब 60% कम आया क्रूड। तो जब इतना 70% कम आया तो आपके स्टॉक्स तो कम हो ही गए होंगे। मिल गया जवाब। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ हो। खत्म। बाय बाय टाटा।